नमस्कार दोस्तों। क्या ईडी गली में घूमता हुआ कुत्ता है? क्या भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए? क्या 2012 के पहले जो सरकारें थी वो सरकारें बिल्कुल अपनी कुर्सियों से चिपक गई थी? क्या पिछली सरकारों ने सिर्फ रेनकोट पहनकर काम किया? और क्या नरेंद्र मोदी को इतना ज्ञान है, वो इतने बड़े विश्वगुरु बन चुके हैं, इतनी बड़ी ताकत बन चुके हैं कि रसिया का और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं? हर किसी में सवाल का जो जवाब है वो यही आएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। न ईडी कुत्ता है, न मुसलमानों को भारत से चला जाना चाहिए था, न ही जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है और चीजें कही जा रही हैं सत्ता का, उससे ये लगता है कि कभी भी पिछली सरकार रेनकोट पहन के नहीं नहाती थी। यह तो जिन्होंने इस शब्द का उदय किया है वो खुद ही रेनकोट पहन के ऐसा करते हैं। और जिस तरीके से सरकार चल रही है वो कुर्सी पर चिपकने के लिए फेविकोल का जोड़ नहीं, तमाम बड़े सारे कोल का जोड़ लगाए पड़े। बहरहाल उस सारे कोल का जो जोड़ है वो मिक्सचर खराब कर रहा है और कुर्सी उखड़ती दिखाई दे रही। चलिए तो चर्चा इसी से शुरू करते हैं। कल राजस्थान समेत कांग्रेस के तमाम स्थानों पर ईडी ने छापेमारी की और छापेमारी करके उसने कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के समर्थकों को या कांग्रेस को डोनेशन देने वाले पूंजीपतियों को ही परेशान किया। उसने किसी एक उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा जो व्यक्ति भाजपा से जुड़ा था या भाजपा का सपोर्टर था या भाजपा को आर्थिक मदद करने वाला कोई पूंजीपति था। कमोबेश नरेंद्र मोदी की सरकार यह प्रदर्शित करने की कोशिश करती है कि किस तरीके से उसने पिछले 9 सालों में तमाम भ्रष्ट लोगों को काबू किया है। लेकिन यदि ईडी की ही करतूतों को देखें तो उनका कन्विक्शन रेट, यानी जो अपराध प्रमाणित होने का रेट है वो 0.4%। अब 0.4% है यानी 1% भी नहीं है, यानी 99.6% केसेस फर्जी हैं। बावजूद इसके वो ऐसे तमाशा करती है जैसे वो पता नहीं क्या करे। वो आज मान लीजिए कोई जब्ती करती है और उसको करके 3 साल 2 साल किसी का जब्त रखती है, उससे उसको जो हानि होती है वो वह व्यक्ति ही जानता है जिसके खाते सीज होते हैं और बहुत कुछ होता है। वो तो तमाम संकटों से झेल रहा होता है। उसके यहां काम करने वाले तमाम सारे लोग वेतन के अभाव में काम छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उन्हें भी अपने बच्चे पालने, मजबूरियां होती हैं, तमाम बर्बादी हो जाती है। उसके बाद आता है कि नहीं साहब वो तो निर्दोष और निर्दोष है। यहां ये अपनी उपलब्धि में दिखाते हैं जो सालाना देते हैं कि साहब हमने इतने करोड़ रुपए की जब्ती कर दी। ये नहीं बताते हैं कि वो सारी जब्ती छूट गई क्योंकि आरोप साबित नहीं। बहरहाल इस पर बात करूं उसके पहले और बात करूं। नरेंद्र मोदी तमाम जगह बोलते हैं, कहते हैं हम किसी भी भ्रष्ट को नहीं छोड़ेंगे। मत छोड़िए, हम भी कहते हैं बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। 2013 के तक आप जो एक लिस्ट जारी किया करते थे कि सोनिया गांधी का स्विस बैंक में खाता है,
राहुल गांधी का खाता है, उनके परिवार का खाता है, बेनामी खाते हैं, बहुत सारा धन है। हुजूर उसे जब्त कर लीजिए प्लीज, इतना कष्ट कर लीजिए। हमारी बड़ी इच्छा है कि गांधी नेहरू परिवार का कोई भी एक भी ऐसा खाता जो गलत है, जो कहीं पे विदेशी बैंक में है, जिसे आप स्विस बैंक या वो कहते हैं, उसको तुरंत जब्त कीजिए, मत छोड़िए, बिल्कुल मत छोड़िए। और देश को बताइए कि ये खाता नंबर है, यहां पे इस बैंक में है, इस अकाउंट में है। क्योंकि तब तो आप पूरी लिस्ट रिलीज करते थे, और उन्हीं की नहीं करते थे, तमाम नेताओं की करते थे। लेकिन आज तक जिन नेताओं की आप लिस्ट जारी करते थे, एक के भी अकाउंट आप नहीं दिखा सके। और तब की सरकार के समय में तो यह समझौता भी नहीं था। अब तो आपका स्विस बैंक से भी समझौता है और दूसरी बैंकों से भी समझौता है। तो प्लीज अब तो कोई समस्या भी नहीं है, तो उसे जारी कीजिए। छपना चाहिए इस देश के सभी अखबारों में, दिखना चाहिए सभी चैनलों में, और सभी के लिए अनिवार्य करिए कि वो दिखाइए। तो साहब यह हिम्मत है क्या आपने? क्योंकि जो खाते हैं वो आपके ही लोगों के, और जो आप कहते थे कि काला धन लाएंगे और लोगों के खाते में 15-20 लाख रुपए आ जाएंगे, तो हुजूर वो तो नहीं आए, खातों का भी डिटेल नहीं आया, उल्टा उससे कई 100 गुना धन बढ़ गया। जो ब्लैक कह सकते हैं, व्हाइट कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, आपकी मर्जी। चलिए अब ये भी बात कर लेते हैं, ईडी ने जिस तरह से कार्रवाइयां की, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे दूसरे उनमें हो, करीब 200 लोगों को आपने पूरे हिंदुस्तान में गिरफ्तार कर रखा है। ईडी विभिन्न मामलों, तमाम आरोपों में, लेकिन एक में भी अब तक आप यह नहीं दिखा पाए कि क्या वजह है, कौन सा उनके खिलाफ सबूत है। चूंकि आपको कानूनन आपने जो चेंज किया, कानून चेंज किया, उसमें किया, उस कारण से आपको कस्टडी मिल जा रही है, बस, बाकी कुछ नहीं। और इनमें करीब 150 लोग विपक्षी दलों से जुड़े हुए हैं। वो लोग हैं जिन्होंने आप पर सवाल उठाए, वो लोग हैं जो कांग्रेस की मदद करते हैं, वो लोग हैं जो तमाम कांग्रेस और उससे जुड़े हुए तमाम लोगों के परिवार से और उससे जुड़े हुए हैं, या गैर भाजपाई राज्यों के जुड़े मुख्यमंत्रियों और वहां की सरकारों के। तो यह बताता है कि आप असल में क्या कर रहे हैं। असल में आप कार्रवाई उन पर नहीं कर रहे। जो आपका डाटा बताता है उसके मुताबिक आपने 150 विरोधी दल के नेताओं को ईडी के मामले में फंसाया, और उनमें से कई ऐसे हैं जब वो आपकी पार्टी में आ गए, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग, अजीत पवार जैसे लोग, तो वो बड़े पाक साफ हो गए। एक नाम नहीं है, बहुत सारे ऐसे नाम है, ये तो मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। इसके बाद तो इसलिए अशोक गहलोत कहते हैं गली गली में घूमता हुआ ईडी एक कुत्ता है। मैं कुत्ता नहीं कहता हूं, मैं आपका पालतू कुत्ता कहता हूं। तो ईडी नरेंद्र मोदी का पालतू कुत्ता है, या कहे चुनावी कुत्ता है। और इसी दिशा में बात करेंगे कि आज चुनाव आयोग ने कहा कि जो नरेंद्र मोदी आईएएस अफसरों का और सबका रथ प्रभारी बना करके जो निकालना चाहते हैं, उसके लिए उसने कहा उन 5 राज्यों में जहां चुनाव चल रहा है वहां पर आप नहीं कर सकेंगे। ये कोई बड़ी खास बात नहीं है, क्योंकि सरकारी मशीनरी से वहां पर इस्तेमाल होना था, वहां आदर्श चुनाव संहिता लागू थी। सरकार पहले ही कह रही थी वहां इस समय नहीं करेंगे, चुनाव के बाद करेंगे। यानी उन आईएएस अफसरों का वह इस्तेमाल होगा,
लेकिन आईएएस अफसरों ने इसका विरोध नहीं किया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो। और इसीलिए हमारे एक मित्र हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने लिखा, मेरे रथ प्रभारी आईएएस दोस्तों, मतलब आप समझ लीजिए। और उन्होंने कहा कुछ समय बाद आप बूथ प्रभारी भी बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे, कुछ दिनों बाद में आप बूथ प्रभारी भी बनेंगे और बूथ भी सुरक्षित करेंगे, उनको साफ सुथरा करके रखेंगे। यही आपकी स्थिति हो गई है, क्योंकि आप नियम कानून और संविधान से चलने के बजाय जब चाटुकारिता से चल रहे हो तो यही होता है। चलिए छोड़िए इस पे, आइए। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। मंत्रिमंडल का सदस्य होने के कारण यह जिम्मेदारी होती है कि कोई भी शख्स वो शब्द बोलेगा जो संविधान की कसम खा करके वो बैठा होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में शायद ये संभव नहीं है, इसीलिए तमाम लोग संविधान की कस्में खा करके उससे उलट करते हैं। और वो कहते हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया के हर मुसलमान को वहां चला जाने देना चाहिए था और चला जाना चाहिए। ये रह गए यहां, इसीलिए दिक्कत है। यानी इनके बाप मोहन भागवत कहते हैं कि हाँ अब सबको मनाओ, क्योंकि उन्हें वोट बैंक दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी जाते हैं अरब कंट्रीज में तो वहां दिखाते हैं नहीं, हम तो हर धर्म को मानते हैं, और यहां पर आकर बोलते हैं कपड़ों से पहचानते हैं। और उनके मंत्री, तमाम मंत्री, एक वही नहीं है, तमाम मंत्री जिस तरीके से करते हैं उससे समझ में आता है। एक घटना का जिक्र करूंगा। कल गोरखपुर में एक छोटी बच्ची के साथ में रेप हुआ। उसके चाचा और परिवार के लोगों ने उसका विरोध किया तो दबंगों ने आकर के उसके चाचा को मार दिया। अब आप समझिए, यह हिंदू धर्म का चरित्र है, योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र जिला है। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। मुस्लिम्स को आप दोष ठहराते हो, किस बात का दोष? उनका भी आपसे कम योगदान नहीं है। इस देश की आजादी में उनका योगदान उतना ही है जितना आपका है, लेकिन आरएसएस का नहीं है, हिंदू महासभा का नहीं है, तो आप मुस्लिम लीग का नहीं है, आपका, आपके लोगों का जो है वो सिर्फ नफरत फैलाने का रहा है, और वही नफरत आज आप फैला रहे हैं, आप जिस तरीके से कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सरकार में चिपके रहने की वो थी, तो आज हम क्या देख रहे हैं? सरकार में चिपके रहने के लिए क्या क्या कर्म नहीं किए जा रहे हैं, किन किन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, और उसके बाद में कहते हैं कि सरकार में चिपके रहने के लिए लोग वो करते थे। अब 2014 में सब बदल गया। तो साहब आप तो सरकार में चिपके रहने के लिए उस हद तक उतर आए हैं कि जो किसी भी एक सभ्य समाज में बिल्कुल निकृष्ट माना जाएगा। मणिपुर में हमारी बेटियों के साथ में क्या हो रहा है, रोज बरोज बच्चे मारे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आप में हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इजराइल को इस बात के लिए टोकें कि उसने 7,000 से अधिक निर्दोष लोगों को मार डाला, जिसमें आधे से अधिक बच्चे, और उस पर आपको बोलने की हिम्मत नहीं है। आपके नफरत का खेल यह है कि जब कश्मीर में, श्रीनगर में, जामा मस्जिद में पिछले कई हफ्तों से वहां जुमे की नमाज नहीं होने दी जा रही है। क्यों कहा जाता है वो लोग इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो साहब इसमें क्या बुराई है? हम यदि मंशा रखते हैं कि इजराइल गलत है तो गलत है, निश्चित रूप से फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए। उसने इस देश का साथ दिया है और आपने खुद थूक के चाटा है। पहले आप इजराइल इजराइल करते थे, और जब आपको लगा कि आपके जो बिजनेस पार्टनर मुस्लिम कंट्रीज के कुछ वो नाराज हो जाएंगे, तो आपने कहा नहीं, फिलिस्तीन से तो हमारे पुराने अच्छे रिश्ते हैं। तो सही में पुराने अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन आपने खराब कर रहे हैं। तो यह स्थिति है, यह आपके नफरत का खेल। इसके बाद आपने जिस तरीके से इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की आपने जिम्मेदारी ली थी, वह तो आप नहीं कर सकते। आपकी आदत रही है चोरी करने की,
और वो चोरी के तमाम किस्से मशहूर हैं। यदि जहां पर तब बड़नगर स्टेशन बना नहीं था, जब आप वहां चाय बेचते थे उस स्टेशन पे, तो साहब जो स्टेशन नहीं बना था वहां आप चाय बेचते थे, और उसके बाद में वहां पे पटरियों से क्या चोरी होता था, इसके बारे में तमाम सारे लोग वहां पे किस्से बताते हैं। अब वो कौन चोरी करता था ये नहीं पता, लेकिन जो करते थे वो जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रेनकोट पहन के क्या क्या छिपाया जाता है, इसलिए उन्हें रेनकोट में नहाते हुए दिखता है। लेकिन खुद तो बगैर रेनकोट पहने ही क्या क्या करते हैं, कानूनी चीजों में बदलाव कर देते हैं। तमाम पूंजीपतियों को सौंपने के लिए किस किस तरीके से आप करते हैं, चोरी के लिए, बेईमानी के लिए आप पूरी एक प्लॉट बनाते हैं और किस तरीके से उसको करते हैं। नतीजा क्या हुआ, इस देश को आपने महाकंगाल कर दिया। 174 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार देश, 25 लाख करोड़ रुपए का पूंजीपतियों का आपने कर्ज माफ कर दिया। और यह स्थिति, इसके बाद में, इतना कर्जदार के बाद में हालात ये हैं कि आपने जो नोट हमारे यहां होते थे 15.5 लाख करोड़ के, वो डबल छाप दिए, बावजूद इसके आपका ये बढ़ रहा है। और उसके बाद इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपके समय में है, और इतनी बड़ी बेरोजगार आबादी पूरी दुनिया में नहीं, उतनी आज भारत में। भूखमरा देश बना दिया, पूरा दुनिया कहता है आज भूखमरा है, और हंगर इंडेक्स में हम अपने आप को देख रहे हैं कि किस तरीके से आपने भूखमरा देश बनाया। 81 करोड़ लोग जो है 5 किलो अनाज के लिए लाइन पे लग रहे हैं, ये आपने बनाया। शिक्षा आप अच्छी दे नहीं सकते हैं। हालात ये है कि आपने हिमाचल में कहा कि हम एम्स दे रहे हैं, और वहां बनाया गया एम्स इस स्तर का भी नहीं है कि इलाज कर सके। वहां के मुख्यमंत्री को पेट में परेशानी हुई तो वहां के तमाम अस्पतालों ने वहां के एम्स में नहीं रेफर किया, उन्होंने कहा दिल्ली एम्स में जाइए, यहां के एम्स में कुछ नहीं, मर जाइएगा। मतलब नेहरू का बनाया ही एम्स काम आएगा। ये पीजीआई की बात चलेगी तो पीजीआई नेहरू का ही बनाया या इंदिरा का बनाया ही काम आएगा, और नहीं आएगा। आपके बनाए हुए उन इंस्टीट्यूशन में जिन्हें एम्स आप कहते हैं, वो मेडिकल कॉलेज स्तर के भी नहीं। इस तरह की दशा है। तमाम एम्स जो आपने बनाए हैं, दर्जा दिए हैं, या एक आदमी बनाया भी है, या बनाने की जो योजना थी पुरानी उसको आपने अमल में लाए हैं। वहां पर न फैकल्टी है न दूसरी और है, जो हालत है वहां इतने निम्न स्तर के डॉक्टर्स, निम्न स्तर की चीजें हैं कि कोई आदमी वहां जाना नहीं चाहता। उससे अच्छा मेडिकल कॉलेजेस में, पुराने मेडिकल कॉलेजेस में इलाज कराना चाहता। वो जाना चाहेगा तो पीजीआई चंडीगढ़ जाएगा, पीजीआई लखनऊ जाएगा। वो जाना चाहेगा तो एम्स दिल्ली जाता है। आप क्या नहीं जाता है? तो यह दशा आपने की है। तो आपने सिर्फ स्वांग रचे और पूंजीपतियों के लिए काम किया। तो इसलिए पिछली सरकारों को गाली देने की बजाय आप अपने उसमें झांक कर देखिए, आपको सच्चाई पता चलेगी कि आप हैं क्या, और फिर आप बात कीजिए। सत्ता पाने के लिए हर गलत काम आप करते हैं, आपकी संस्थाएं करती हैं। अब यह पूरे देश को सामने आ गया है। तो ऐसी स्थिति में ईडी कुत्ता है, गली का कुत्ता है, या नरेंद्र मोदी और भाजपा का कुत्ता है, यह तो भगवान जाने। लेकिन जनता यही कह रही है कि वो आपका कुत्ता है। आप जिधर देखते हैं उधर भौंक देता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। जय